हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की अ, भर्ती है, ठीक है? जो कि निकल चुकी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो बहाली है, वो बिहार सरकार की बहाली है, बिहार लोक सेवा आयोग के, ठीक है? जो 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो कि मतलब प्रशासनिक विभागों में मतलब सिविल सर्विसेज की जो बीपीएससी स्टेट पीसीएस होती है, तो बीपी बिहार का बीपीएससी का ये बहाली है, ठीक है? तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें इसके बारे में बात करते हैं कुछ। देखिए, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं, संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियाँ, आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है, ठीक है? और अधियाचना अनुसार जो भेजी गई थी, उसके अनुसार 72वीं प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त सेवा निम्नांकित सारणी एवं 2 में दर्शाई गई। मतलब कहने मतलब है कि जो अधियाचना भेजी गई थी उसके अनुसार यहाँ पर जो सीटों का विवरण दिया गया है कि प्रशासनिक विभाग में कितनी बहालियाँ हैं और आपका जो है दूसरा जो है ये अ, क्या बोलता है फाइनेंशियल सर्विस में आपका कितना बहाली है, ठीक है? चलिए, तो दोनों के बारे में हम थोड़ा-सा हल्का-सा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें होती है इसकी जो जैसे कि तारीखें इसका कब से अप्लाई करने का अंतिम तिथि कब है अ, और क्या पैसे कितने लग रहे हैं, उसके बारे में सारा योग्यता बारे में क्वालिफ़िकेशन क्या है ना? वो डिग्रियाँ क्या-क्या चाहिए, कौन-सा पोस्ट के लिए और उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं, देखिए आपके सामने ये इसका जो है सीटों का विवरण दिया गया है, थोड़ा इस पर हम देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्रम संख्या में दिया गया 1 में विभाग, पद एवं अन्य संवर्ग का नाम, ठीक है? और यहाँ पर आपका वेतनमान दिया गया है, यहाँ पर अनारक्षित, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी अ, और ईबीसी, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग में महिला के बारे में दिया गया है, ठीक है? देखिए, पहला में है अनुमंडल पदाधिकारी वर्गीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, ये लेवल 9 की बहाली है, ठीक है? और इसमें जो है जनरल के 40 सीट है और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनके लिए 10 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 ईबीसी के लिए और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 12 सीट और महिला के लिए पिछड़ा वर्ग की जो महिला उसके लिए 3 सीट है। कुल पदों की संख्या अगर हम देखते हैं, तो कुल पदों की संख्या 100 है, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं, इसी में बहाली है अ, इसी में बहाली है अगला पुलिस का, ठीक है? जो कि बहालियाँ होती है 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? हुँ, देखिए पुलिस के बारे में जैसे पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, ठीक है? इसके बारे में बात करते हैं। ये भी लेवल 9 की बहाली है, ठीक है? 11 जनरल का सीट है। मैं आरक्षित मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ठीक है? इसको देख लीजिएगा, ठीक है? सारा विवरण यहाँ दिया गया है, एससी के एसटी के लिए कितना सीट है, सारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? आगे देख लेते हैं कुछ पोस्ट है अगला, राज्य कर सहायक आयुक्त का है, ठीक है? और अगला है अवर निर्वाचन पदाधिकारी क्या है, ठीक है? ये भी लेवल 9 की बहाली है। अवर प्रबंधक, संयुक्त अवर निबंधक, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का बहाली है, ठीक है? और अगला है श्रम अधीक्षक, ठीक है? लेबर ऑफिसर का जो होता है श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभाग, सहायक निबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ठीक है? ईख पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी और सहायक योजना पदाधिकारी, ठीक है? और आगे देख लेते हैं पोस्ट का नाम क्या है? नगर कार्यालय कार्यपालक पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ठीक है? चलिए इसका टोटल जो बहाली है, इसका और आगे होगा थोड़ा क्रम देख लेते हैं, उसके बाद टोटल नीचे दिया गया है। देखिए और आगे है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जिसे बीडीओ कहते हैं झारखंड में, ठीक है? वहाँ पर नाम बदल दिया गया प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हो गया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हो गया, आपूर्ति निरीक्षक हो गया, प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी हो गया, ठीक है? और अगला है प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, ठीक है? टोटल बहालियाँ कितनी है? 1077 है, ठीक है? यहाँ पर है 1077 ठीक है? प्रत्येक विभागों के विवरण के अनुसार 1077 है, ठीक है? चलिए और अगला जो है सारणी 2 में देख लेते हैं थोड़ा। सारणी 2 में कितना है? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मतलब जो सीडीपीओ होता है ना आंगनबाड़ी का, उसमें देखिए अनारक्षित जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या यहाँ पर दिया गया, ठीक है? इसमें सिर्फ महिला जाती है, ठीक है? अब देखिए वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष,
ठीक है, इसका एबी लेवल 9 का बहाली है, इसमें 12 जनरल है, ईडब्ल्यूएस 3 है, एससी 4 है, एसटी 1 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है सारा सीटों की संख्या। ठीक है, अगला देख लेते हैं 3 नंबर में है अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। ठीक है, इसका एबी लेवल 9 की बहाली है, केवल महिलाओं के लिए ये सीट है। ठीक है, इसका जो है 153 बहाली है। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं शैक्षिक योग्यता। ठीक है, देखिए आप लोग जो भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसका जो है अंतिम तिथि 31 मई है। ठीक है, अंतिम तिथि 31 मई तक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका कुछ हम शैक्षिक योग्यता 2 नंबर पॉइंट में है। देखिए 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय जैसे गृह विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया एवं श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा उसके लिए। ठीक है, आपका मतलब आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और इनमें से कोई किसी एक विषय के लिए आपको मेंस में रखना पड़ेगा। ठीक है, मुख्य विषय के लिए। चलिए अगला है 3 नंबर में है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए क्या है, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य और अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है, और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी में देखते हैं, इसमें दिया गया है डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विधि में विधि में से एक स्नातक डिग्री होना आवश्यक है, और वैकल्पिक विषय मनोविज्ञान विधि में से किसी एक विषय का चयन आपका मुख्य विषय परीक्षा के लिए चयन आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो भी ये प्रक्रिया जो है, ये सारा जो प्रक्रिया है, ये ऑनलाइन आवेदन के भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। मतलब जब आप आवेदन करिएगा तो आप या अपना आपका स्नातक है या समतुल्य है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का लाभ आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर या चरण में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षित कोटे से आते हैं तो आपको आरक्षण का दावा करना पड़ेगा। अगर आपने दावा नहीं किया तो आपको कहीं भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। अगर आप किसी झारखंड से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, यूपी से हैं, वहाँ के एससी एसटी हैं और बिहार में जाइएगा तो आप जनरल में गिने जाइएगा। ठीक है, आप जनरल बन जाइएगा। ठीक है, सामान्य वहाँ पर गिनती आपका किया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, जो हमने अभी कहा। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं एससी एसटी के उम्मीदवारों के निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। देखिए उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास कहते हैं, आप डोमिसाइल कहते हैं, वो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। मतलब क्रीमी लेयर रहित, ठीक है, मतलब क्रीमी लेयर नहीं। और एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको जारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में क्या आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, उनका जो प्रमाण पत्र है पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, ना कि उनके पति के नाम से। अगर जो महिला जो आरक्षण का दावा करती है उनका पिता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, पति के नाम से नहीं। चलिए आगे पॉइंट में देखते हैं थोड़ा सा हम उम्र के बारे में कि कितना किस कैटेगरी की उम्र में छूट दिया जा रहा है। देखिए आरक्षित के वालों के लिए एक कोटि है जो आप दावा जो करिएगा, कोटि 1 दिया गया। ठीक है, एससी के लिए 2 कोड दिया गया। ठीक है, कोड है ये। और एसटी के लिए 3 कोड है, ईबीसी के लिए 4 कोड है, बीसी के लिए 5 और बीसीएल के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म में। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। देख लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12,575 दिनांक 9/7 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ तथा गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को इस विज्ञापन वर्णित रिक्ति के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देगा। मतलब आप जनरल हैं, ठीक है, और राज्य के निवासी हैं, ठीक है, और राज्य के बाहर का भी निवासी हैं, आप महिला हैं, तो आपको 35% का आरक्षण महिला को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ पढ़ लेते हैं।
उम्र सीमा देख लीजिए, उम्र सीमा देख लेते हैं कि दिनांक 1/8/2026 को आपका उम्र का गणना किया जाएगा। न्यूनतम जो है उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष दिया गया, ठीक है? महिला पिछड़ा एवं अनारक्षित अत्यंत क्या है पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया, ठीक है? और SC/ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष दिया गया है। सारणी 1 के क्रम संख्या 2 की सेवा के लिए 20 वर्ष जो उसके अनुसार है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे हम देख लेते हैं थोड़ा अ, ये आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वही वही मान्य होगा, ठीक है? मैट्रिक वाला जो जन्म तिथि है वही वैलिड रहेगा, ठीक है? चलिए, आगे हम थोड़ा देख लेते हैं शारीरिक दक्षता। देखिए, शारीरिक दक्षता उनके लिए किया जाएगा जो पुलिस के संबंधित जो बिहार पुलिस सेवा के लिए जो उम्मीदवार होंगे ना, जो उनके लिए, ठीक है? देख लेते हैं इसके बारे में। उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों का भली-भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। मतलब आप पुलिस की सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपका शरीर सुडौल होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुगठित होना चाहिए, ठीक है? और किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष आप में नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखिए, अब शुल्क के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, समान प्रशासन विभाग अ, बिहार के संकल्प संख्या 15/568 दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा और 72वीं सीसी बाल विकास परियोजना FAO अनुमंडल पदाधिकारी के लिए परीक्षा शुल्क ₹100 जमा किया जाना है, ठीक है? अब देखिए, वैसे नोट में क्या लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन और पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है, जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में प्रत्येक परीक्षा के लिए ₹200 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं, तो प्रत्येक के लिए आपको ₹200 अतिरिक्त देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब बात देखिए इसका एक जो एग्ज़ाम होता है वो पहले पीटी होता है, ठीक है? प्रारंभिक होता है, वो आप प्रारंभिक आप पास करिएगा, उसके बाद आप मेंस में जाइएगा, ठीक है? मेंस पास करिएगा, तो मेंस में एक विषय रखना पड़ता है, ठीक है? जो वैकल्पिक विषय के रूप में आपको चुनना पड़ेगा, है ना? उसमें समान हिंदी भी रहता है, समान अध्ययन रहेगा, समान अध्ययन द्वितीय पत्र पेपर द्वितीय पत्र भी रहेगा, प्रथम पद, द्वितीय पद और निबंध भी आता है, ठीक है? इसमें लिखने के लिए और एक विषय आपको रखना भी पड़ेगा, ठीक है? अगर आप नहीं रखते हैं तो आप मेंस नहीं दे पाइएगा। आपको आपको उस अनुसार तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है? कि हमको मेंस का भी तैयारी करना है, ठीक है? चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट डेट है देखिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं विस्तृत निर्देश देखिए आवेदन प्रारंभ जो है 7 मई को हो चुकी है, ठीक है? और 31 मई तक ये चलेगी, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जाकर के आवेदन कीजिए, ठीक है? चलिए, अब देखिए आवेदन करते वक़्त आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्र एवं संबंधित कागज़ातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता आपको नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागज़ात आदि दिया जाता है, तो हार्ड कॉपी आवेदन कागज़ात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा। कहने मतलब अगर आप लोग कोई हार्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, तो फिर आप दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको जो भी करना है क्या बोलता है आप पीडीएफ बना के भेजिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी प्रमाण पत्र कागज़ात को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ठीक है? ओरिजिनल नहीं देना है, पीडीएफ आपको अपलोड करना है, ठीक है? और आपको ऑनलाइन ओरिजिनल आपको नहीं भेजना है कहीं, ठीक है? देखिए, अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश जो दिया गया है, बिहार बीपीएससी का जो वेबसाइट है, इस पर दिया गया है। आप लोग इसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? चलिए और सबसे बड़ी चीज़ है आप जो भी लोग बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सबसे पहले ओटीआर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? देखिए बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न तरह का जो परीक्षा होगा उसके लिए ओटीआर आयोग के साइट के माध्यम से ओटीआर करना अनिवार्य है। इसके लिए आप वेबसाइट खोलिएगा और ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन हेतु ओटीआर ही मान्य होगा। एक बार ओटीआर सब में करना है, ठीक है? ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है। यह केवल आवेदकों से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने की सुविधा का एक अलग डैशबोर्ड प्रदान किया गया, ठीक है? कि आप एक अपना प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है? चलिए, जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वो ओटीआर करना
ज़रूरी समझें, ठीक है? और ओटीआर जो करिएगा, पासवर्ड बनाएगा, वही आपका मान्य रहेगा, उसी का उपयोग करिएगा, ठीक है? एक से अधिक ओटीआर जो करिएगा तो आपका आवेदन रद्द हो सकता है, ठीक है? चलिए, ओटीआर के क्रम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार, जन्मतिथि परिवर्तन, सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के आप लोग ओटीआर करिएगा, ठीक है? आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, ठीक है? चलिए, ये था बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो अ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है? तो आप लोग इसे देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है? इसे पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है? ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? और घंटी का जो बटन होता है बेल आइकन वो ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए जो अपडेट लाएँ वो सीधा आपके तक नोटिस चला जाए, ठीक है? चलिए मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।